हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में। जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इंटरफेस पे यहाँ लाइक जब जाती है उस पे, तो वहां पे वो कुछ बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करती है। तो उस कंडीशंस को, यानी कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है, जिसको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, तो उस केस में वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है, दैट इज नोन एज द बाउंड्री कंडीशन। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, यानी कि दो मीडियम का जो इंटरफेस होता है उस पे वो इंसिडेंट करते हैं, देन इट ऑबेज सम कंडीशंस लाइक द इंटीग्रल कंपोनेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। इस टाइप के कुछ कंपोनेंट्स को वहां पे वो जो है ऑबे करती है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लाइक जो इसकी चार बाउंड्री कंडीशंस है उसके बारे में। तो वीडियो की लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस होती है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट। सेकंड जो होती है वो होती है टेंजेंशियल। ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इसका, टेंजेंशियल। और ये इसका एक्चुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। और फिर आगे बात करते हैं, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है एच वेक्टर का। और फिर होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी। सबसे पहला होता है इंटीग्रल कंपोनेंट, फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट, फिर नॉर्मल कंपोनेंट एंड फिर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी। ये चार होते हैं, सबका डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे, उनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंटीग्रल कंपोनेंट है ई वेक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम यहाँ पे बात करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट बी वेक्टर के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा यहाँ पे इंटीग्रल कंपोनेंट के बारे में, और सेकंड जो होगा वो हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच वेक्टर। ओके, ये एच वेक्टर है यहाँ पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच वेक्टर। इस प्रकार हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जबकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। देखो, जनरली हम बात करते हैं कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल हमको फाइंड करना, तो द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, रिमेन कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अब ये कंटिन्यूअस होता है दो मीडियम के इंटरफेस पे। अब होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सो लेट अस कंसीडर द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे हमने ऐसा कंसीडर किया, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। x इज इक्वल टू 0 पे हमने ऐसा कंसीडर किया है कि ये वाले जो इसकी हाइट है इसको हमने डेल्टा y कह दिया, और ये जो विड्थ है इसको हमने कह दिया डेल्टा x। ये पूरी यहां से यहां तक है ना, तो ये डेल्टा x है। तो क्या कहेंगे कि भाई इतनी ये जो विड्थ है इसको हमने कहा डेल्टा x/2, ये भी हो जाएगा डेल्टा x/2। सेम ऊपर ऐसा एज इट इज ऊपर भी हो जाएगा। अब ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है मीडियम नंबर 1, ये मीडियम फर्स्ट है। अब मीडियम फर्स्ट में क्या होगा, जो पैरामीटर्स होंगे μ1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे E1 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है वो मीडियम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, एंड E वेक्टर जो है वो भी 2 हो जाएगा। तो ये पैरामीटर इस टाइप से अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेव मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे देखेंगे वो कुछ इस टाइप से होगा कि सबसे पहले जब हम बात करेंगे लाइक ये जो कंपोनेंट होगा इसका, उसको हम कहेंगे ई वेक्टर x1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब नीचे ये ऐसे चलेगा ना, ये वेव ऐसे चलेगी, इसमें ये जो कंपोनेंट है वैसे चलेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा Ex1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ई वेक्टर ये हो जाएगा y1, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा उसका, उसको हम कहेंगे Ex1। ओके, Ex1 एक तरफ इस तरफ होगा, एक बार इस तरफ होगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करेंगे जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर y2 हो जाएगा, और ई वापस ऐसे चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Ex2, और इधर जो होगा वापस ऐसे चलेगा, है ना, राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा Ex2। तो इस प्रकार आपको कंपोनेंट्स लेने हैं। अब जब आपको कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे तो आप बिल्कुल इजीली सारे बाउंड्री कंडीशंस को कर सकते हैं। अब दो जो होता है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप पे होता है, और दो जो होता है वो सिलेंड्रिकल लूप में होता है। पहले हम रेक्टेंगुलर लूप की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम यहाँ पे जब हम इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द मैक्सवेल इक्वेशन, बाय द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो बाय द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन,
तो मैक्सवेल भैया की जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहती है कि यहाँ पे जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ना कर्ल लेते हैं, कर्ल का मतलब क्या होता है कि डाइवर्जेंस जो होता सॉरी जो डेल ऑपरेटर होता है वो ई वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर के और डेल टी के इक्वल होता है। ये होती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अगर आपने नहीं समझा है इसको कैसे आती है ये, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने मैक्सवेल से रिलेटेड जो पूरा चैप्टर है वो पूरा करवा रखा है। अब क्या होता है यहाँ पे, हम इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑन टेकिंग इसका हम लेंगे सरफेस इंटीग्रल। क्या लेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल। अब देखो सरफेस इंटीग्रल लेने से होगा क्या, सरफेस इंटीग्रल जब हम लेंगे इसका तो ये सरफेस में चला जाएगा, लाइक इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसमें होगा, सरफेस यानी कि डीएस में हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल टी और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर। अब जब आप उसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस का मतलब क्या होता है, एरिया। अब ये एरिया को अपने को लेंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है ये डेल, अब यहां से अगर मैं डेल हटा दूंगा ना तो उसको हम कहते हैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ये था सरफेस इंटीग्रल। अब अगर मैं बात करूं बाय यूजिंग, यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग द कर्ल थ्योरम, है ना। कर्ल अगर मैं दोनों तरफ ले लूंगा तो उसका मतलब है कर्ल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल। तो ये जो सरफेस जो होता है ना वो लाइन इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, और जब चेंज होता है तो ये यहां से हट जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हो जाएगा जब हम इसको लिखेंगे आगे, सरफेस जो है वो अब लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा डेल बी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल टी एंड ये हो जाएगा डीएस वेक्टर। अब जो हमने रेक्टेंगुलर लूप ली है वो हमको अप्लाई करना है। एक्चुअली देखो इसका मतलब क्या होता है, लाइन इंटीग्रल यानी कि यहाँ पे जितने भी ये लाइन में जो इसके वैल्यूज है उन सब का सम, ठीक है। अब उन सब का कैसा, वेक्टर सम। इंटीग्रल का मतलब तो वेक्टर सम विद लाइक साइंस के थ्रू, इसमें माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको थोड़ा समझना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। अब ध्यान से देखना कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की तो हम इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कंसेप्ट, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोपगेशन के दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, प्लस आता है। जब भी हम प्रोपगेशन के साथ में चलते हैं तो माइनस आता है। एक तो हो गया कंसेप्ट ये। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे माइनस यूज लेना है, और जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में वहां पे प्लस यूज लेना है। तो मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं इस E1 की बात कर रहा हूं तो E1 जो है वो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, EX1 को यहाँ पे माइनस लूंगा, और सिमिलरली अगर मैं सॉरी प्लस लूंगा, EX1 को प्लस लूंगा, और अगर मैं इस EX1 की बात करता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि अगर मैं इसको और इसको लूंगा साथ में तो ये तो चलेगा पॉजिटिव में, ये चलेगा नेगेटिव में, यही होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, लिखने का ये तरीका होता है कि भैया यहां पे हम लिखेंगे ई वेक्टर x1, ये होगा, इसके साथ में इसका जो लाइक यहाँ पे लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा, डेल x/2 हो जाएगा। अगर हम इसके लेंथ, भाई लाइन का मतलब एक तो क्या है वेक्टर, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा उसके साथ में वेक्टर है, तो एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी लाइन क्या हो जाएगी उसकी, डेल x है ना, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट डेल x, ये वाला क्या है डेल x/2, तो ये भी इसके साथ में आएगा। फिर इसके साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा, वो हो जाएगा डेल x2। और अब चलो एक सीरीज से चलता है, हमने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, अब हम इधर आते हैं, ये लिखेंगे तो क्या आएगा, डाउनवर्ड जा रहे हैं, माइनस आएगा, तो माइनस आ जाएगा EY1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहां हम लिखेंगे माइनस ऑफ ई वेक्टर y1, और साथ में आएगा डेल y। अब क्या आएगा, डेल y1 आ जाएगा ना। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे तो y1 होगा, इधर लिखेंगे तो y2 होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट जब भी हम बात करेंगे डेल y के तो वो y आएगा ना, डेल y तो डेल y ही है, डेल y1 y2 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे EY1 हो जाएगा, EY1 इंटू डेल हो गया। चलो अब बात आती है इसकी, ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि प्रोपोगेशन के साथ में जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा EX1 वेक्टर, और ये हो जाएगा डेल x/2। ओके, ये भी हाफ लाइन है इसकी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, डेल x/2 है।
अब जब बात कर रहे हैं इसके लिए तो ये भी क्या है, नेगेटिव में होगा तो क्या आ जाएगा, डेल ये हो जाएगा ई वेक्टर, या ये भी नेगेटिव में आएगा, ये आ जाएगा ई वेक्टर x2, ये हो जाएगा डेल x/2। सिमिलरली जब हम आगे बात करेंगे इसके लिए तो ये अपवर्ड जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर y2। ओके, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई वेक्टर y2 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा डेल y। माइनस होगा या प्लस होगा वो आप आगे देखेंगे। अब इसके लिए बात करते हैं तो डेल x2। अब देखो ये जो डेल x2 है, ई डेल x2 नहीं है, ई लाइक ई x2। अब ये ई x2 क्या है, इस तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा, ई x2 आ जाएगा। यहाँ पे जब लिखेंगे तो ई वेक्टर x2 और साथ में आ जाएगा डेल x/2, और आगे आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू में ये पूरा टर्म आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। अब इसके लिए बात करते हैं डीएस। डीएस का मतलब क्या होता है, लाइक सरफेस एरिया। तो सरफेस क्या है इसका, डेल एक्स इंटू डेल वाई। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे उसको इस प्रकार से। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स यहाँ से कट हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला टर्म इससे कट हो रहा है, ये वाला टर्म जो है वो इससे कट हो रहा है, तो बचा कौन है, एक तो ये बचा है और एक ये बचा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, वापस लिख देंगे यहाँ पे। तो जब हम इन दोनों को लिख रहे हैं यहाँ पे तो वो क्या आएगा हमारे पास में, ई वेक्टर y2 डेल y माइनस क्या हो जाएगा, ई y1 ये हो जाएगा डेल y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी डेल एक्स डेल y। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो उस कंडीशन, उसका मतलब क्या हो गया कि ई वेक्टर y2 डेल y, यानी कि बीच की लेंथ जो है ना, अरे भाई साहब अगर हम कहेंगे कि अगर ये जीरो हो जाए, मतलब ये लेंथ बिल्कुल कम हो जाए, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब ये लेंथ पूरी जीरो हो जाएगी, यानी कि एकदम इंटरफेस पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा वो टोटली इसके बराबर हो जाएगा। भाई इस तरफ पूरा जीरो हो जाएगा। लाइक अगर हम इसको लिखेंगे तो पूरा ऐसे लिखेंगे, प्रॉपरली लिखना होगा ऐसे लिखेंगे। अब जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा ई y2 इज इक्वल्स टू ई y1 हो जाएगा ना, ये 1 नहीं है, ई y1 है, तो ये हो जाएगा ई y1, जो यहाँ से ये दोनों जो है वो कट हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये है इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ऐसे हम निकालते हैं, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ऐसे ऐसे हमको क्या करना है, चार बाउंड्री कंडीशंस को निकालना है। तो एक हमने निकाल ली है, आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड के लिए। तो जो सेकंड आता है उसको कहता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच। अब हमको क्या करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब ये इसके लिए क्या होता है एच के लिए कि इट रिमेन्स कंटिन्यूस फॉर द नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए कंटिन्यूस है और कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिसकंटिन्यूस है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये वाला जो मीडियम है वो 1 है, इसके पैरामीटर क्या हो जाएंगे, μ1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा और E1 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं तो ये मीडियम 2 है हमारा, इसके लिए पैरामीटर क्या हो जाएगा, μ2 एप्सिलॉन 2 एंड ये हो जाएगा E2 वेक्टर। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो हमारा लाइक डायग्राम है वो कैसे बनेगा, सेम एज इट इज बन जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ड्रॉ कर देंगे ये ओके, ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये डेल x हो जाएगा, तो ये वाला जो आधा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डेल x/2 हो जाएगा। अब इस तरफ एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, hx1 हो जाएगा, एक इस तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, hx2 हो जाएगा, ये वाला इस तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, hx1 हो जाएगा। वेक्टर लगा देंगे सबके ऊपर, ओके ये सबके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। फिर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हो जाएगा लाइक hx2 वेक्टर, और जब नीचे की तरफ आएंगे इसमें तो ये हो जाएगा डेल hy1 और ये हो जाएगा डेल नहीं होगा h वेक्टर, सॉरी ये h वेक्टर y1 है और ये हो जाएगा h वेक्टर y2। तो फिर हम बात करेंगे इसकी लेंथ के बारे में, तो ये तो हो जाएगा डेल y और ये हो जाएगा डेल x, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पे। अब क्या करना है, लेट अस कंसीडर, ये सेम काम हमने किया, लेट अस कंसीडर टू मीडियम एट x इज इक्वल टू 0 एंड अ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ y एंड विड्थ ऑफ डेल x। तो ऐसे हमने कंसीडर किया, वही सेम काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाय मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से बात कर रहे हैं। तो देखो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस एच वेक्टर। वो देखो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया। जब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन है, उस टाइम हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जे वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, डेल डी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल टी। अब क्या करना है इसको, सबसे पहले वही काम करना है, यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग सरफेस इंटीग्रल, ऑन टेकिंग लाइक सरफेस इंटीग्रल। अब हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच वेक्टर
और ये हो जाएगा ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ j वेक्टर प्लस डेल d वेक्टर अपॉन डेल t, और इधर आ जाएगा ds वेक्टर। अब क्या करना है यहाँ पे कर्ल लेना, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, हमको क्या यूज करना है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम का यूज करके क्या करेंगे, इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा j वेक्टर डॉट ds प्लस ये हो जाएगा डेल d वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल t, और ये हो जाएगा ds वेक्टर। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये क्या हो जाएगा, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस वही काम करना है, अपने को इसके सारे कंपोनेंट्स लेना है। अब जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके वो लेना है। अब देखो सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे आएंगे, अगर मैं बात करता हूं इस वाले कंपोनेंट की, तो ये तो होगा प्लस का और ये होगा माइनस का, सेम होगा, ये प्लस का होगा, इसके साथ में डेल एक्स बाई टू आएगा, इसके साथ में डेल एक्स बाई टू आएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसके लिए बात करेंगे तो ये भी प्लस का होगा, इसके लिए भी डेल एक्स बाई टू हो जाएगा, इसके लिए भी डेल एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का होगा, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो बचा कौन, एक तो ये वाला कंपोनेंट एंड एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के लाइक अपोजिट होंगे। तो क्या हो जाएगा डेल वाई टू, यहाँ पे हम जो लिखेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा डेल, ये आ जाएगा डेल वाई टू, सॉरी डेल वाई टू नहीं एच वाई टू, सॉरी फॉर दैट, क्या आएगा, एक तो आ जाएगा एच वेक्टर वाई टू और साथ में आ जाएगा डेल वाई, माइनस क्या हो जाएगा उसमें एच वेक्टर वाई वन, और ये हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है उसको समझना है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मैं जे की बात करता हूं, जे क्या होता है करंट डेंसिटी, दैट इज द आई बाई ए मतलब क्या होता है एरिया, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे, और एरिया का मतलब क्या होता है, लाइक एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया का मतलब होता है डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, यही होता है, और आगे ds इसका मतलब भी एरिया ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए यहाँ पे कट हो जाएंगे। प्लस क्या आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा h2 वेक्टर डेल वाई माइनस क्या हो जाएगा h1 वेक्टर एच वाई वन वेक्टर एच वाई टू वेक्टर एच वाई वन वेक्टर, और ये हो जाएगा साथ में डेल वाई इज इक्वल्स टू आई, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। अब वही कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पे कि इफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब देखो जब डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये हो जाएगा एच टू वेक्टर एच वाई टू वेक्टर डेल वाई माइनस ये क्या हो जाएगा एच वाई वन वेक्टर डेल वाई। अब यहाँ पे ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं पे x नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। अब हमने कहा था कि ये जो होता है वो किसके लिए, देखो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये तो ये कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। अब एक बात बताओ मुझे, जब भी कोई मीडियम कंडक्टिंग मीडियम होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, तो मतलब ये तो किसके लिए हो गया, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूं नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो I इज इक्वल टू जीरो किसके लिए होता है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस का मतलब है ये इसके इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूस का मतलब है ये इसके इक्वल नहीं है, इसमें आई का पार्ट भी आ जाएगा। बट जो ही हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम लगाएंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा h2 वेक्टर एच वाई टू वेक्टर डेल वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उधर जीरो है तो हम इसको उधर भेजेंगे, तो टोटली ये एच वाई टू वेक्टर जो है वो एच वाई वन वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फॉर नॉन कंडक्टिंग, और वो हो जाएगा कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए कंटिन्यूस होता है और कंडक्टिंग के लिए डिसकंटिन्यूस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस वाले डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब बात आती है नॉर्मल कंपोनेंट की, तो देखो नॉर्मल कंपोनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, वहां हम रेक्टेंगल का यूज करते थे, यहाँ पर हम सिलेंडर का यूज करेंगे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, इसके लिए अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट निकाल रहे हैं बी वेक्टर के लिए, तो उस कंडीशन में क्या देखना है, बी वेक्टर क्या होता है, लाइक अगर मैं बात करूं एच वेक्टर की ना, एच वेक्टर क्या होता है, देखो समझना, एच वेक्टर बी वेक्टर में फर्क ये होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटाइजेशन होता है। एच वेक्टर का मतलब होता है बी वेक्टर अपॉन म्यू, ठीक है, जो उसकी मैग्नेटिक सब्सिपिलिटी होती है उसको आपको डिवाइड करना होता है यहाँ पे। सो अब देखें बात करेंगे यहाँ पे लाइक इसके बारे में, ये हो जाएगा इट रिमेन्स कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अब ये जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है इसके इंटरफेस पे। अब इसका इंटरफेस हम कहां लेते हैं, इसका इंटरफेस हम लेते हैं x इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब क्या करना, विच इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी वेक्टर पर यूनिट लेंथ, इसको हम समझेंगे कि ये करंट डेंसिटी के इक्वल कैसे है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो करंट डेंसिटी के इक्वल होता है और ये जो होता है रिमेन कांस्टेंट रहता है। अब कंसीडर क्या कर रहा है, लेट अस कंसीडर द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम x इज इक्वल टू 0। हमने एक मीडियम लिया, यहाँ पे ये m1 हो जाएगा, ये मीडियम जो होगा वो m2 हो जाएगा। आपको पैरामीटर पता ही है, इसके लिए पैरामीटर μ1 हो जाएगा, इसके लिए ε1 हो जाएगा और ये e1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये μ2 हो जाएगा, ε2 हो जाएगा और ये हो जाएगा e2। अब जब बात करना है आपके सर्व इस अगर सिलेंडर के बारे में बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा, b1 हो जाएगा। ओके, यहां पे हो जाएगा b1 वेक्टर। सिमिलरली अगर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको b2 वेक्टर कहेंगे और दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सरफेस की बात करता हूं तो लेट अस कंसीडर ये जो सरफेस है वो S1 है और इसका एरिया जो है मान लेते हैं S1 है और इसका जो एरिया है वो कितना है, S2 है और ये वाले जो सरफेस है उसका एरिया कितना है, S3 है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको पूरा अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर को कंसीडर किया है एट द इंटरफेस ऑफ x इज इक्वल टू 0 और दो अलग अलग मीडियम है यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वही केस करना है बाय द मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन यूज लेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर सेकंड। हम सेकंड इक्वेशन का यूज लेंगे क्योंकि उसमें क्या आता है, बी वेक्टर आता है। बी वेक्टर किस में आता है, सेकंड इक्वेशन में, जो कि मैग्नेट के लिए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस का लॉ होता है, दैट इज द डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद में इसमें देखो, उसमें तो क्या था, अब हम वहां पे हम क्या लेते थे, रेक्टेंगल लेते थे, इसलिए हम क्या करते थे, लाइन इंटीग्रल लेते, सॉरी हाँ लाइन इंटीग्रल सॉरी सरफेस इंटीग्रल लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर 3D होता है तो हम यहाँ पे सरफेस की जगह क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो ये फर्क होता है। तो क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लाइक वॉल्यूम इंटीग्रल, हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑन टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जब मैं लूंगा इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल डॉट बी वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा, डीवी हो जाएगा और इधर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, उस कंडीशन में हम यूज करते थे कर्ल का क्योंकि वहां पे क्रॉस था। अब अगर मैं यहाँ पे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गाउस डाइवर्जन का यूज करने पे ये जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना डेल्टा के साथ में तो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो कर्ल थ्योरम होती है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये हट जाएगा और ये वॉल्यूम जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अब हमको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है आगे हम देखेंगे कि सबको पार्ट जितने भी S1 S2 इन सबके लिए ना। अब ये B1 का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब B1 तो कितना है, B1 B2 B3 लाइक B सबके लिए अलग है, हालांकि है सब B1 B2 लेकिन उनका लाइक अगर हम बात करें उसके लाइक इसके जो मैग्नीट्यूड के बारे में तो वो तो सबका इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन अप्लाइंग द सिलेंडर, अब हम सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम सिलेंडर के लिए बात करेंगे सबसे पहले सरफेस 1 लेंगे। तो सरफेस 1 पे क्या है, इसका वैल्यू जो है वो b है और ये हो जाएगा b ds वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस 2 है उसके लिए भी हम बात करेंगे तो उसके लिए भी b ds हो जाएगा प्लस हम बात करेंगे सरफेस 3 यानी कि 3 सरफेस होती है सिलेंडर की, 2 ऊपर सर्कल होता है, एक साइड में जो उसका सरफेस वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे पूरा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जब भी हम किसी के लिए बात करते हैं लाइक यहाँ पे अगर मैं कहूंगा इसका स्मॉल पार्ट, देखो ds का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें ऐसे निकल रहा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, कॉस फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 90 डिग्री हम जो रखेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसके लिए ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि बी वेक्टर एंड S3 जो है वो कैसा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कौन, ये बच जाएगा। तो देखो जब ये बचेगा तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे, लाइक ये जो है ना इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं bx1 और ये हो जाएगा bx2। तो हम यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा bx1। अब इसके लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b वेक्टर x1 हो जाएगा और जो सरफेस है उसको हमने एरिया कह दिया, लाइक यहाँ x2 लिख देंगे क्योंकि हम सरफेस 1 के लिए बात कर रहे हैं ना। अगर मैं सरफेस किसको 1 माना है, अच्छा सरफेस 1 इसको माना है ना, तो ये काम करता है ना भाई, सरफेस 1 हमने इसको लेट किया है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा और वो माइनस में आएगा, x1 आएगा लेकिन वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस तरफ ले रहे हैं ना तो वो आ जाएगा माइनस
ये हो जाएगा माइनस ऑफ bx1 वेक्टर और साथ में आ जाएगा a, सरफेस एरिया जो है उसका a लेट किया हमने पहले ही। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा bx2 वेक्टर और यहाँ आ जाएगा a और ये हो जाएगा 0। अब अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, bx2 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, bx1 के इक्वल हो जाएगा। और यही आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ पे ये जो होता है क्या कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम एक सिलेंडर के लिए फाइंड करता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किसी लाइक डी के लिए बात करना, डी क्या होता है, देखो डी का मतलब होता है कि वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर मैं बात करूं मैंने मैग्नेटिक फील्ड में म्यू का डिवाइड कर दिया तो वो एच बन गया। ठीक है, और जो मैं अगर यहाँ पे डी, ये जो डी होता है ना इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो डी होता है इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जब हम मैक्सवेल इक्वेशंस फाइंड करते हैं उसमें बिल्कुल अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि जब हमारे पास में लाइक ये कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई जो करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इसको कहते हैं। तो ये हमको फाइंड करना है। तो लाइक इसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना, तो हम वही कंसेप्ट का यूज लेंगे। सो इट रिमेन कंटिन्यूस फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अगेन वही बात आ रही है नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग की, क्यों आ रही है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस मीडियम के लिए। हमने यहाँ पे एक सिलेंडर माना है, लेट अस कंसीडर द, इसमें देखो ध्यान होता है, इसमें ध्यान रखना ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है इसमें। आगे हम कंसेप्ट समझेंगे कैसे इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। देखो ये जो है वो मीडियम 1 है। अब पैरामीटर आपको सब पता है, इनके लिए μ1 μ2 μ3 होता है, सॉरी μ1 ε1 वो होता है और इसके लिए μ2 होता है। अब हम सरफेस की बात करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा और इसका एरिया हमने A कंसिडर कर दिया है क्योंकि इक्वल एरिया ना, यूनिफॉर्म है इसलिए। यहाँ पे जो है वो क्या है, लाइक अगर हम बात करें ये S2 सरफेस है और इसके लिए एरिया A है। अब जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उस टाइम पे हमने B लिया था, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे D1 लेंगे। ओके, ये D1 वेक्टर हो जाएगा। अब इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D2 वेक्टर हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है ना, ये ऐसे चल रहा है इस तरफ। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ds होगा वो क्या होगा, वापस इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगेन आगे बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, और ये जो है वो सरफेस क्या हो जाएगा, S3 सरफेस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो हमने यहाँ पे मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके बारे में बात करना है। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डॉट। तो ये हो जाएगा ई। अब देखो वो ई डॉट रो बाई एप्सिलॉन होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो डी वेक्टर जो होता है ना उसका मतलब होता है एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर। ठीक है, ये मतलब होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी डॉट, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर और ये हो जाएगा रो। अब देखो रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इस रो को मैं सिग्मा में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आगे देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। अब वापस क्योंकि सिलेंडर है इसलिए वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक डेल डॉट डी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ है ना dv हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, जब भी हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो रो जो है वो सिग्मा में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है, इसको हाँ एक बार तो ये रो dv हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, रो dv जो होगा वो सिग्मा हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो क्या होता है कि ये तो हो जाएगा रो dv। अब हम इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे ना, सो ऑन टेकिंग हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लाइक इसका हम क्या कर देंगे, ऑन टेकिंग गाउस डाइवर्जन। गाउस डाइवर्जन लेंगे तो ये वॉल्यूम सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ds वेक्टर और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रो की, तो रो क्या होता है, रो का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया था Q अपॉन V। Q मतलब dq बाई dv। अब अगर मैं dv को इधर ले आऊंगा, किसके इक्वल हो जाएगा, dq के इक्वल हो जाएगा। और dq इंटू अगर मैं बात करूं dq और ds, अगर हम यहां से लिखेंगे कि dq जो होता है ना, ये अगर मैं बात करूं कि भाई रो dv जो है वो किसके इक्वल है, लाइक रो dv जो q के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ds के इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं यहां से अगर आपको समझाना चाहूं तो अगर मैं इधर से q का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू v, और
इधर से अगर मैं Q का वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब रो डीवी जो होगा वो सिग्मा डीएस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ डीएस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन वो 3 सरफेस लेंगे, तो पहला हो जाएगा S1 के लिए, दूसरा हो जाएगा S2 के लिए, तीसरा हो जाएगा S3 के लिए। तो S3 के लिए तो इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा ds, और इसके लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ds वेक्टर लिख देते हैं, इधर भी ds लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, और सिग्मा ये हो जाएगा सिग्मा ds। अब इसको लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइक अगर सबसे पहले इसके लिए बात करें तो ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dx1 वेक्टर प्लस ये होगा dx2 वेक्टर, क्योंकि s1 सरफेस के लिए d1 है, x1 सरफेस के लिए dx1 है। एक्चुअली यहाँ पे जब लिखते हैं ना d1 नहीं लिखना चाहिए, जनरली यहाँ पे हम dx1 लिखते हैं ना। इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx1 लिखेंगे, और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx2। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो dx1 ये हो गया। अच्छा, इनके साथ में a भी आएगा, a भी तो आएगा ना, उनका एरिया हम a ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये क्या होगा, देखो अब इस कंडीशन में अगर मैं इसके लिए बात करूं सिग्मा, तो सिग्मा a हो जाएगा भाई। इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा इंटू ds, भाई सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा। अब देखो जब हम यहाँ पे लिखेंगे dx2 वेक्टर माइनस dx1 वेक्टर, और कॉमन ले लेते हैं a को, और ये हो जाएगा सिग्मा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx2 वेक्टर माइनस ये हो जाएगा dx1 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पे ये तो किसके लिए हो गया, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, ये किसके लिए हो गया, फॉर कंडक्टिंग मीडियम। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर ली है। बट जो ही मैं अगर यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम नहीं लेके नॉन कंडक्टिंग मीडियम ले लेता हूं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे dx2 वेक्टर माइनस dx1 वेक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, dx1 वेक्टर इज इक्वल्स टू dx2 वेक्टर इज इक्वल्स टू dx1 वेक्टर हो जाएगा। तो ये पूरा केस क्या हो गया, इस कंडीशन में हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने जो सारी बाउंड्री कंडीशंस है, यानी कि जो 4 बाउंड्री कंडीशंस होती है उन सबको देखा। पहले 2 में हम रेक्टेंगल लेते हैं, दूसरे 2 में हम सिलेंडर लेते हैं, बस आपको उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है। सबसे पहला काम मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, फिर एक बार अगर रेक्टेंगल है तो आप सरफेस इंटीग्रल लो, नहीं तो वॉल्यूम इंटीग्रल लो, उसको फिर कर्ल या गाउस डाइवर्जेंस से सॉल्व करो, और अलग अलग पार्ट में करके उसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी वीडियो को देखें और अपना कोर्स को पूरा करें। थैंक यू, बाय बाय।